अरे सुनो, सुबह से तालाब के किनारे खड़े हो, पानी में तरबतर हो गए हो। एक बार आकर चाय तो पी लो। चाय ठंडी हो रही है, फिर से गर्म करनी पड़ेगी। क्या मैं सारा दिन चाय ही गर्म करती रहूंगी? अरे अरे देखो तो सही माधवी, देखो बतखें खुशी से कैसे फूल ही नहीं समा रही हैं। सावन का पानी मिलते ही इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। और क्या है ना कि तुम अंदर से देख रही हो, इसीलिए समझ नहीं पा रही हो। यहाँ खड़े होकर देखोगी ना, तब इस नजारे का मजा समझ पाओगी। वो देखो, छोटी वाली सफेद बतख कैसे डुबकी लगा रही है, और झट से देखो कैसे ऊपर आ रही है। तुम्हारी बत्तखों के प्रति इस मोहब्बत को देखकर मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आता। शादी के बाद से देख रही हूँ कि तुम्हारा सारा प्यार इन बत्तखों पर ही लुटता है। मेरे हिस्से में कितना आता है, इसका हिसाब करूं तो रोना आ जाएगा। आहा, ऐसी बातें मत बोलो माधवी। अरे तुम ना हो तो बतखें कौन पालेगा? अरे धान कौन काटेगा, इनकी देखभाल कौन रखेगा, और घर में ही कौन आएगा? चाय पीने का मजा तो तुम्हारे हाथ की है, और चाय पिए बिना तो मेरी सुबह ही शुरू नहीं होती। बस अब लाओ चाय दो। अरे भीगने की वजह से बदन में ठंड लग रही है। और सुनो, तुम मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर हो, हैं? क्या ये बात मुझे अलग से कहनी पड़ेगी? इतने सालों के संसार में अकाय तुम इतना भी नहीं समझ पाई। मुंह से तो बहुत कुछ बोलते हो, लेकिन काम बिल्कुल उल्टा करते हो। खैर छोड़ो, चाय दे रही हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल कुछ अलग ही चाह रहा है। इस बारिश के मौसम में अगर कुछ मजेदार पकवान बन जाता तो शाम का मजा आ जाता। कोई खास डिश, कुछ ऐसा जो रोज रोज नहीं बनता। तुम्हारा क्या ख्याल है? बारिश के दिनों में सिर्फ दाल चावल खाने से दिल और उदास हो जाता है। मजेदार पकवान मतलब? आज क्या कोई खास दिन है क्या? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ भूल रहा हूँ? अरे माने कि तुम्हारा जन्मदिन तो पिछले महीने ही बीत गया, और शादी की सालगिरह में भी अभी बहुत वक्त है। माधवी, तुम किस खास दिन की बात कर रही हो? साफ साफ बताओ। अरे नहीं नहीं, कोई खास दिन नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो दिल खुश हो जाता है ना, इसलिए कह रही हूँ। तुम्हारी बत्तखें हैं, तालाब में मछली है, और मेरे हाथों में मसालों का हुनर है। बाकी तुम खुद ही सोच लो। बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, ऐसे माहौल में गर्मा गर्म तीखा कुछ खाया जाए तो बदन में फुर्ती आ जाएगी और मूड भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, वाह बेटा जी, अब समझा तुम्हारे दिमाग में कुछ पक रहा है। साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि क्या बनाना चाहती हो? इतना घुमा फिरा कर जलेबी काहे बना रही हो? बताओ, क्या कहना चाह रही हो? मैं कहाँ घुमा कर बोल रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सोचने का मौका दे रही हूँ। सीधा सीधा बोल दूंगी तो मजा किरकिरा हो जाएगा ना। खैर अंदर चलो, चाय पीते पीते बताती हूँ। ये देखो, ये मेरी माँ की लिखी हुई रेसिपी है, बत्तख का काला भुना। माँ कहती थी कि सावन के दिनों में अगर ये पकवान बने तो घर में बरकत आती है। कितने साल हो गए मैंने इसे नहीं बनाया। आज लग रहा है कि बिल्कुल इसी दिन इसे बनाना चाहिए। देखो ना, ये कागज कैसा पीला पड़ गया है, लेकिन माँ के हाथ की लिखावट आज भी बिल्कुल साफ है। ये अक्षरों की बुनावट देखो, बिल्कुल माँ जैसी है। बतख का काला भुना, तुम्हारी माँ के हाथ का वही काला भुना? अरे पता है, शादी के बाद एक बार तुम्हारे मायके जाकर मैंने इसको खाया था। अरे हाय 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 हाय, वो स्वाद मैं आज तक भूल ही नहीं पाया। पर ये बताओ, इसके लिए तो अच्छा खासा मसाला उसाला लगेगा। क्या क्या चाहिए बताओ, मुझे ले आता हूँ। हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट है, प्याज है, सूखी लाल मिर्च भी है, लेकिन दालचीनी इलायची लौंग ये सब खत्म हो चुके हैं। और जब तक अच्छी जावित्री नहीं मिलेगी तब तक असली स्वाद नहीं आएगा। तुम्हें एक बार मणि काका की दुकान पर जाना होगा। क्या इस बारिश में जा पाओगे? दुकान थोड़ी दूर है और रास्ते में कीचड़ पानी भरा होगा। बारिश में जा पाऊंगा या नहीं? ये क्या पूछ रही हो भाई? तुम्हारे लिए तो मैं तूफान में भी जाने को तैयार हूँ। छाता लेकर अभी निकलता हूँ। तब तक तुम बतख को बढ़िया मस्त साफ करके तैयार रखो, लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। और सुनो,
मणि काका से कहूंगा कि एकदम असली और बढ़िया सामान दे। नकली मसाला मिला तो सारा मजा मिट्टी में मिल जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। मणि काका से कहना कि बिल्कुल खड़े मसाले दे, पिसा हुआ मत लेना। खड़े मसालों को भूनकर खुद पीसने से जो खुशबू आती है, उसके सामने बाजार के पैकेट वाले पिसे मसालों का कोई मुकाबला नहीं। जल्दी आना, लेकिन ये खाना बहुत धीमी आंच पर धीरे धीरे पकता है। जल्दबाजी करने से स्वाद बिगड़ जाता है। चलो मैं निकलता हूँ, तुम तैयारी करो। और हाँ, जाते जाते थोड़ा गुड़ भी लेता आऊंगा। तुम्हारी माँ काला भुना के साथ में जो आखिर में ना एक चुटकी भर गुड़ डालती थी, ओए होए 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 होए, याद है ना? याद क्यों नहीं होगा, वही तो माँ का सीक्रेट मसाला था। थोड़ा सा गुड़ डालने से तीखेपन के बीच जो हल्का सा मीठा एहसास आता है, वही तो इसे सबसे अलग बनाता है। ठीक है, गुड़ भी ले आना, मैं यहाँ बाकी तैयारी संभालती हूँ। निताई, जरा इधर तो आओ, थोड़ी गहरी सांस लो। कैसी खुशबू आ रही है, बताओ तो। मुझे तो लग रहा है कि ये खुशबू पड़ोस के घर से आ रही है। ऐसी खुशबू तो रोज रोज नहीं आती। पक्का कुछ बहुत खास पक रहा है वहाँ। हाँ यार, क्या बात है, खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। मसालों की महक लग रही है, दालचीनी, इलायची और उसके साथ प्याज के बरिश्ते की खुशबू भी आ रही है। लगता है माधवी भाभी ने आज कुछ खास पकाने का जिम्मा उठाया है। गोकुल भैया की किस्मत अच्छी है, माननी पड़ेगी। इस खुशबू को सूंघ कर ही मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। वाह! किस्मत अच्छी? खाना तो मैं भी बनाती हूँ। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि मेरा बनाया खाना अच्छा नहीं होता? देखो जरा, पड़ोस के घर की हवा भी जैसे उनके बर्तन की खुशबू समेटकर यहाँ आ रही है। हमारे घर हवा तो आ रही है, लेकिन वो सिर्फ महक ला रही है, खाना नहीं। अरे तुम फिर से शुरू हो गई। अरे मैंने तुम्हारे खाने की बुराई नहीं की है मेरी माँ। अरे भाग्यवान, तुम भी अच्छा खासा खाना बनाती हो, ये तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। पिछले हफ्ते तुमने जो चिकन का सालन बनाया था, ओए होए ओए होए 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 होए, क्या वो किसी से कम था? किसी राजा महाराजा का जो उसका खानसामा होगा ना, वो भी नहीं बना पाता होगा ऐसा। मैंने उस दिन 2 थाली चावल ज्यादा खाए थे, लेकिन ये खुशबू, अरे ये तो लाजवाब है। हाँ, लग रहा है कि बतख का मांस पक रहा है। बत्तख का मांस हो या कुछ भी, उनके घर का खाना है, वही खाएंगे। हमें तो आज वही दाल चावल खाना है। चलो अंदर चलो, मुझसे अब ये खुशबू बर्दाश्त नहीं हो रही। जितना सूंघ रही हूँ उतनी ही भूख बढ़ती जा रही है। बोले, इतना क्या सोच रही हो सकता है बाद में वो हमें बुलाएंगे। माधवी भाभी तो वैसे भी अपनी हर चीज सबको बांट कर ही खिलाती है। पिछले महीने जब उन्होंने नारियल के लड्डू बनाए थे तो सबसे पहले तुम्हें ही तो दिए थे ना, भूल गई क्या? थोड़ा सब्र रखो, शायद खाना बनने के बाद भेज दे। माधवी भाभी है वो। देखते हैं, लेकिन मैं उम्मीद लगाकर नहीं बैठूंगी। उम्मीद लगाकर बैठने के बाद अगर कुछ ना मिले तो दुख दुगना हो जाता है। अब चलो अंदर। निताई, शाम ढल गई, उन्होंने तो हमें आवाज तक नहीं दी। लगता है आज सारा खाना खुद ही हजम कर जाएंगे। उन्हें हमारी याद तक नहीं आई। कितने दिन मैंने उन्हें खुद अपने हाथों से पीठे बनाकर दिए हैं, खीर भेजी है। क्या ये सब बातें इतनी जल्दी भूल गए? इतनी जल्दी लोगों के दिल से सब मिट जाता है क्या? बोले, तुम जरूरत से ज्यादा ही सोच रही हो। शायद खाना अभी तक पूरी तरह से नहीं बना होगा, या फिर इस बारिश की वजह से वो आ नहीं पा रहे होंगे। अरे भाई, तुम तो जानती ही हो माधवी भाभी का स्वभाव कैसा है। उनके घर कुछ भी हो, सबसे पहले तुम्हें ही तो याद करती हैं। दिल कुछ अजीब सा हो रहा है। असल में जानते हो, बात खाने की नहीं है। खाने के लिए इतना अफसोस नहीं है। दुख तो इस बात का है कि हम इतने पास रहते हैं, पड़ोसी हैं, फिर भी आज पूरे दिन में एक बात तक नहीं हुई। किसी ने एक बार आवाज तक नहीं दी। यही बात चुभ रही है। तुम्हारी ये बात भी सही है, लेकिन तुम खुद भी तो उनके घर जा सकती थी। रिश्ता तो दोनों तरफ से निभाया जाता है ना।
सिर्फ एक तरफा सोचोगी तो कैसे चलेगा। शायद गोकुल भैया बतकों को लेकर मसरूफ थे और माधवी भाभी रसोई में व्यस्त थीं। इस बात को लेकर इतना दिल छोटा मत करो भाई। तुम हमेशा उन्हीं की तरफदारी करते हो। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। चलो अब अपना वही रूखा सूखा दाल चावल खा लेते हैं। पेट में भूख है और दिल में नाराजगी। आज दोनों को एक साथ संभालना पड़ेगा। दाल चावल से ही पेट भर लेंगे, अब उस काले भुने की आस में नहीं बैठेंगे। अच्छा चलो, लेकिन इस नाराजगी को दिल में ज्यादा दिन मत रखना। कल सुबह देखना सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। हाँ माधवी, कल रात को जो खाना बनाया था ना, अरे भाई उसका स्वाद अभी तक मेरी जुबान पर है। तुम्हारी माँ की रेसिपी सचमुच में अनमोल है। ऐसा लग रहा था मानो तुम्हारी माँ ने खुद आकर अपने हाथों से बनाया हो। वही स्वाद, वही खुशबू। अरे प्याज को तुमने जिस तरह से भूना था और मांस जिस तरह हड्डियों से अलग हो रहा था, ओए होए 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 होए, क्या कहूँ, लाजवाब था। कमाल, उम्दा प्रदर्शन। आप गोकुल, जब तुम ये बात कह रहे हो तो मेरे दिल में एक बात खटक रही है। कल रात बोली के घर थोड़ा सा खाना भेज देना चाहिए था। बारिश की वजह से मैं जा नहीं पाई, ये सच है, लेकिन दिल मान नहीं रहा है। बोली यकीनन बुरा मान गई होगी। उसका स्वभाव तो मैं जानती ही हूँ। थोड़ी सी बात पर रूठ जाती है और दिल में दुख हो तो चुप हो जाती है, मुंह से कुछ नहीं कहती। बात तो सही है। कल निताई भी हमारे घर नहीं आया, नहीं तो आमतौर पर वह शाम को एक चक्कर जरूर लगा लेता है, गप्पे मारता है, हा ही हू हो ही जाता है। पर कल शाम वो एक बार भी नहीं दिखा। यहाँ तक कि पता है, शाम को जब मैं बरामदे में बैठा था ना, मैंने उसके घर की तरफ देखा तो खिड़की दरवाजे सब बंद थे। तुमको क्या लगता है वो हमसे नाराज होगा? नाराजगी ना भी हो तो दिल को ठेस जरूर पहुंची होगी। खुद सोचो, पड़ोस के घर में इतना लजीज खाना बन रहा हो, खुशबू चारों तरफ फैल रही हो और उन्हें एक बार पूछा तक ना जाए। अगर मैं बोली की जगह होती तो मुझे भी बुरा लगता। मैं भी यही सोचती कि हम इतने करीब रहते हैं फिर भी उन्हें मेरी याद नहीं आई। ये एहसास बहुत तकलीफ देता है गोकुल। अरे तो फिर आज ही चले जाओ ना उनके घर। खाना अभी भी बचा हुआ है, उसे गर्म करके ले जाओ और बुली को समझाकर कहो कि कल किसी वजह से भेज नहीं पाई। वो समझ जाएगी, उसकी चिंता तुम मत करो। वो तो तुम्हारी छोटी बहन जैसी है ना। उसे थोड़ा सा प्यार दोगी तो उसका सारा गुस्सा पानी हो जाएगा। यकीन करो मुझ पे। हाँ जाऊंगी जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले देख लूं कि आज मौसम का क्या मिजाज रहता है। आसमान की तरफ देखो, फिर से काले बादल घिर रहे हैं। इस बार ऐसा ना हो कि मैं फिर फंस जाऊं। और हाँ, खाना अच्छी तरह गर्म करके ले जाऊंगी। ठंडा खाना देना तो एक तरह से तौहीन होगी। हाँ वो तो है, गर्मा गर्म ना खाया जाए तो असली मजा तो नहीं आता। ये बात तो सही है। वैसे घी के ऊपर जो मसालों की चमकी हुई परत जमती है ना, वो गर्म होने पर ही देखने और खाने में सबसे बेहतरीन लगती है। बात तो सही है तुम्हारी। माधवी बेटी, कल सुना है बत्तख का काला भुना बनाया था। उसकी खुशबू मेरे कमरे तक आ रही थी। इस बूढ़ी नाक ने अभी तक काम करना बंद नहीं किया है। मसालों की महक आते ही पहचान जाती है। कैसा बना था खाना? क्या बिल्कुल अपनी माँ जैसा स्वाद ला पाई? मैं इस उम्र में भी उस स्वाद को भूल नहीं पाई हूँ। दादी, खाना बहुत अच्छा बना था। मैं आपके लिए भी थोड़ा भेजना चाहती थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि बाहर निकलना मुमकिन नहीं था। आप गुस्सा मत होइए, मैंने आज आपके लिए बचा कर रखा है। अभी थोड़ी देर में गर्म करके लाती हूँ। आपको खिलाए बिना भला मैं चैन से रह सकती हूँ क्या दादी? आप तो मेरी सास जैसी हैं। मैं भला क्यों गुस्सा होंगी बेटी? मैं तो ठहरी बूढ़ी औरत। मेरे गुस्से और शिकवे तो कब के खत्म हो चुके हैं। इस उम्र में बस दो ही चीजें बची हैं, आंखों से देखना और कानों से सुनना। लेकिन एक बात कहूँ, बुली का घर आज कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहा है। क्या दोनों घरों के बीच कोई बात हो गई है क्या? दादी,
ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बुली का दिल दुखा है। कल मैंने काला भुना बनाया पर उन्हें बुला नहीं सकी, बारिश की वजह से नहीं जा पाई, ये सच है। लेकिन उसे कैसे समझाऊं? वो तो यही सोच रही होगी कि मैंने जानबूझकर उन्हें छोड़ दिया। मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ दादी। बुली से बात न हो तो मेरा दिन भी अच्छा नहीं गुजरता। देखो बेटी, रिश्तों में गलत फहमियां होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देखा है, दोनों भाइयों में, दो बहनों में, पड़ोसियों में छोटी मोटी गलत फहमियां होती ही रहती हैं, लेकिन इन्हें बढ़ने नहीं देना चाहिए। तुम समझदार लड़की हो, तुम खुद आगे बढ़कर बात करो, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दादी, मैं आज ही जाती हूँ। अरे गजब हो गया, गजब हो गया। बतखें सब तालाब के कोने में सिमट गईं। तूफान की हवा से पानी में तेज लहरें उठ रही हैं। अरे बाप रे, वो बेचारी बहुत डर गई हैं। उन्हें जल्दी से बाहर निकालना होगा। मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, कोई हो तो जरा मदद करे। अरे कोई है क्या? अरे सुनो, अरे वो देखो, छोटी सफेद वाली बतख कैसे कांप रही है। वो तो अभी बच्ची है, उसने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा। ए निताई, ए कोई है? अरे गोकुल भैया, आगे 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 आगे। क्या बात है? अरे तुम अकेले पानी में मत उतरो भाई, तालाब का किनारा बहुत फिसलन भरा है, पैर फिसल गया तो आफत आ जाएगी। क्या बताऊं, मैं भी क्या करूं। अच्छा रुको, मैं इस तरफ से ना बतखों को किनारे की तरफ हाँकता हूँ, ठीक है? तुम उस तरफ से उन्हें दाना दिखाओ, दाना देखते ही वो चली आएंगी। और हाँ, उस झाड़ी की तरफ मत जाना, वहाँ जमीन बहुत धंसती है, ठीक है? अरे तुम आ गए निताई, इस भयानक तूफान में क्या बात है? लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? मैं आवाज दे रहा था, सुनाई दी क्या? अरे तुम खुद भी तो पूरी तरह से भीग गए हो, तुम्हें अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए भाई। अरे मुझे किसी ने नहीं बताया, तुम्हारी लालटेन की रोशनी देखकर मैं समझ गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। अब पड़ोस का इंसान मुसीबत में हो तो क्या चुपचाप घर में बैठा जा सकता है? मैं अभी चाहता तो चादर तान कर सो सकता था, लेकिन तुम्हारी उस लालटेन की रोशनी देखकर मेरा मन बेचैन हो गया, तो मैंने कहा चलो। निताई, सही बताऊं, तुम सचमुच बहुत नेक इंसान हो। अब बताओ भला, इस मूसलाधार बारिश में भीगते हुए तुम मेरी बतखों की जान बचाने के लिए आए हो? ये एहसास मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना खुश नसीबी की बात है। जानते हो, ये बतखें मेरे लिए बच्चे जैसी हैं। इन्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। अरे इसमें खुश नसीबी की क्या बात है भैया, ये तो मेरा फर्ज है। पिछले साल जब मेरे घर की छत उड़ गई थी, तब तुम भी तो पूरी रात जागकर उसे ठीक करने में जुटे थे। क्या तब तुमने सोचा था कि ये खुश नसीबी है? नहीं ना, तुमने बस यही सोचा था कि ये तुम्हारा फर्ज है, सो तुमने किया। भैया, रिश्ता ऐसे ही होता है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहना ही तो सबसे अच्छा रिश्ता है, और क्या चाहिए। हाँ चलो काम पे लग जाते हैं। अरे वो देखो, ओहो, ये भूरी वाली बतख खुद ब खुद किनारे की तरफ आ रही है। देखो देखो देखो, जानती है कि पानी से कब बाहर आना है। देखो, हाँ चलो। निताई, तुम इस कदर भीगे हुए क्यों हो? पूरी रात कहाँ थे तुम? मुझे नींद में पता भी नहीं चला कि तुम कब बाहर निकल गए। क्या हुआ था, कुछ बताओगे? तुम्हारा पूरा बदन ठंडा पड़ गया है। तुम्हें वैसे भी सर्दी खांसी की शिकायत रहती है, इस तरह भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अरे गोकुल भैया की बतखें फंस गई थी भाग्यवान। तूफान की वजह से वो तालाब के एक कोने में घिर गई थी। वहां से क्या है, बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो मैंने जाकर उनकी मदद की। सारी बतखों को सही सलामत बाहर निकलवा दिया है। क्या है कि गोकुल भैया अकेले संभाल नहीं पाते, तो हम दोनों ने मिलकर किया। तुमको पता है, मैंने कल रात ना गोकुल भैया की आंखों में आंसू देखे बोली। वो बतखें ना उनके लिए कितनी कीमती हैं, ये मुझे कल रात समझ आया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। गोकुल भैया के लिए वो बतखें उनके बच्चों जैसी हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो पूरी तरह टूट जाते। लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का भी तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब चलो, गर्म पानी कर दिया है, नहाकर सूखे कपड़े पहनो, और मैं थोड़ी अदरक वाली चाय बनाती हूँ, उसे पीकर बदन में गर्माहट आएगी। बुली, एक बात कहूँ, कल रात जब मैं उस तूफान के बीच गोकुल भैया के कंधे से कंधा मिलाकर बतखों को बचा रहा था ना, तब मुझे एहसास हुआ कि रिश्ता कितनी बड़ी चीज है।
किसी ने खाना दिया या नहीं दिया, बुलाया या नहीं, ये सब बहुत छोटी बातें हैं। असली बात तो ये है कि मुसीबत के वक्त कौन आपके साथ खड़ा है। गोकुल भैया ने कल रात जिस तरह से मेरा हाथ थामा था ना, वो एहसास दुनिया के किसी भी स्वादिष्ट पकवान से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। मैं कल पूरे दिन सिर्फ एक अदद खाने के पीछे दिल में मैल लिए बैठी रही, और देखो, एक ही परिवार का हिस्सा होने के नाते तुम रात के अंधेरे में तूफान में भीगते रहे। मुझे आज खुद की नजरों में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सचमुच रिश्ता खाने पीने से बहुत ऊपर होता है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ जो एक मामूली खाने के लिए इतना कुछ सोच बैठी, जबकि असली रिश्ता तो किसी और कसौटी पर परखा जाता है। तुम बेवकूफ नहीं हो बुली, तुम्हारा बुरा मानना भी गलत नहीं था। क्या होता है ना कि जब अपने लोग भूल जाते हैं तो दुखी होना लाजमी है, लेकिन अब तो तुम समझ गई हो ना कि कोई तुम्हें भूला नहीं था। हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि वो आ नहीं सके, बस। बुली, मैं आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल दुखा है, बस यही बात कहने आई हूँ। परसों जब मैंने खाना बनाया तब से सोच रही थी कि तुम्हारे घर लेकर आऊंगी, लेकिन खाना बनते बनते शाम हो गई और फिर ऐसी आंधी बारिश हुई कि बरामदे से कदम बाहर निकालना भी मुश्किल था। तो मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं छोड़ा। भाभी, मुझे मालूम था कि तुम आओगी। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? तुम ऐसी इंसान ही नहीं हो जो पड़ोसियों को भूल जाए। असल में मैं ही बेवकूफों की तरह बुरा मानकर बैठ गई थी। कल रात जब निताई उस तूफान में गोकुल भैया की बतखों को बचाने गया, तब मेरी आंखें खुली। मुझे समझ आया कि मेरा वो गुस्सा कितना फिजूल था। नहीं, तुम्हारा बुरा मानना बिल्कुल जायज था। अगर तुम्हारी जगह मैं होती और मेरी जगह तुम होती तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती। ये तो इंसानी फितरत है। जब लगता है कि कोई अपना हमें भूल गया है तो ठेस लगती ही है, लेकिन मेरा भी ये फर्ज बनता था कि बारिश में भीगकर ही सही कम से कम एक बार आकर बोल जाती। मैं वो नहीं कर पाई, इसलिए कसूरवार मैं खुद को मानती हूँ। भाभी, अब पुरानी बातों को यहीं छोड़ दो। तुम खुद चलकर आई हो और खाना भी साथ लाई हो, मेरे लिए यही बहुत है। जानती हो, कल पूरा दिन मेरा मन किसी काम में नहीं लगा। तुमसे बात ना हो तो मेरा दिन ही पूरा नहीं होता। सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हारी देहरी की तरफ देखती हूँ। जब तुम्हें कपड़े फैलाते हुए देखती हूँ तब लगता है कि दिन की शुरुआत हुई। और अब ऐसा कभी नहीं होगा। आज के बाद मैं जो कुछ भी पकाऊंगी, सबसे पहला कटोरा तुम्हारे नाम का होगा। ये मेरा वादा है। चाहे बारिश हो या तूफान, तुम्हारा हिस्सा पहले जाएगा, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। भाभी, इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम मुझसे हंसकर बात कर लिया करो और कभी कभार आवाज दे दिया करो। मेरे लिए वही सब कुछ है। निताई, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना परोसूंगा। कल रात तुमने जो किया है भाई, उसका कोई मोल नहीं उतारा जा सकता। लेकिन ये पकवान माधवी ने खास तुम्हारे लिए बनाया है भाई। दिल खोलकर खाओ, एकदम आए गले तक खाओ आज। और बताओ तो सही, स्वाद कैसा लगा? थोड़ा सा और तरी दे दूं? चावल के साथ सान कर खाओगे तो मजा आ जाएगा। एकदम घी के ऊपर तैरता हुआ मसाला, मजा आ जाता है। लो। अरे गोकुल भैया, क्या गजब का स्वाद है। मुंह में डालते ही ऐसा लग रहा है मानो सारे मसाले एक एक करके जुबान पर थिरकने लगे। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये तो एक कला है, कला। माधवी भाभी के हाथों में सचमुच जादू है। और ये बतख का मांस भी जितना मुलायम है ना, क्या कहूं। मतलब बोलते मैं क्या बोलूं, क्या करूं। इतना उम्दा मांस मैंने आज तक नहीं खाया। हड्डियों से खुद ही अलग हो रहा है। कोई मशक्कत ही नहीं करनी पड़ रही, ना कोई खींचना, ना कोई कुछ। हे। और वो प्याज का बरिश्ता, वो तो जैसे सोने के लच्छे बनकर मांस पर लिपटा हुआ है। ये सब माधवी की मेहनत है। उसने अपनी माँ की रेसिपी देखकर इसे बनाया है। लेकिन निताई, आज खाने का असली स्वाद सिर्फ इन मसालों में नहीं है। असली स्वाद तो साथ बैठकर खाने में है।
अकेले अकेले खाता तो ये काला भुना भी बेस्वाद लगता। तुम लोग साथ हो इसीलिए सब कुछ इतना खुशनुमा लग रहा है। तुमको पता है, परसों रात जब मैंने अकेले खाया था अच्छा तो लगा था, पर दिल के कोने में एक मलाल था कि तुम लोग साथ नहीं थे। यकीन मानो। गोकुल भैया सही कह रहे हो, साथ मिलकर खाने से हर चीज का स्वाद दोगुना हो जाता है। अच्छा एक बात बताऊं, बुली नकल बहुत उदास थी, लेकिन आज देखो उसके चेहरे पर कितनी रौनक है। असल में इंसानों का दिल ना बहुत सीधा होता है, थोड़ा सा प्यार मिलते ही सारे गिले शिकवे काफूर हो जाते हैं। तुम लोग जो उधर आगे बढ़कर ये खाना लेकर आए, ये बात उसके लिए खाने से कहीं ज्यादा मायने रखती है। सुबह से देख रहा हूं वो गुनगुना कर गाने गा रही है, कल तो मुंह लटका कर बैठी थी। हाँ, बोली मेरी छोटी बहन जैसी है, उसे उदास देखना मुझे कतई पसंद नहीं। और निताई, तुम भी थोड़ा ज्यादा खाओ, कल रात बहुत भीगे हो, बदन में ताकत की जरूरत है। और तुमने जो कल रात तूफान के बीच मेरी बच्चों की जान बचाई ना निताई, वो मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। चलो अब बातें बंद करो, खाने पे ध्यान दो, एकदम लपेटा लपेट लगाओ, खाओ। चावल खत्म हो जाए तो और ले लेना, आज खाने की कोई कमी नहीं है। ए माधवी, जरा निताई की थाली में थोड़ा और चावल डालो तो। भाभी, तुम्हें ये रेसिपी मुझे हर हाल में सिखानी पड़ेगी। मैं भी इसे बनाना चाहती हूँ, फिर तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी। देखना, मेरे हाथ का स्वाद भी तुम्हें दीवाना बना देगा। बिल्कुल सिखाऊंगी, ये मेरी माँ की दी हुई धरोहर है। लेकिन तुम तो मेरी अपनी हो, तुम्हें सिखाने में मुझे कैसी झिझक। हम दोनों मिलकर एक दिन इसे बनाएंगे, 2 लोग मिलकर पकाएंगे तो मजा और बढ़ जाएगा। भाभी, मैं एक बात कहूँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? मैंने बेवजह नाराजगी जताकर बहुत बड़ी भूल की। तुम मेरी इतनी अजीज हो, फिर भी सिर्फ मामूली खाने के लिए मैंने दिल में क्या क्या बातें सोच ली। मैंने सोच लिया कि तुम हमें भूल गई हो, हमारी कोई अहमियत नहीं है। मुझे माफ कर देना भाभी, मुझे सचमुच शर्मिंदगी हो रही है। बोली, इसमें माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है, और अगर माफी मांगनी ही है तो मुझे भी मांगनी चाहिए। मुझे भी पहले आकर तुम्हें बता देना चाहिए था। थोड़ी सी तकलीफ उठाकर अगर मैं बारिश में भी तुम्हारे घर आकर कह देती तो ये गलतफहमी खड़ी ही नहीं होती। गलती हम दोनों से हुई, लेकिन उस गलती से सबक भी हम दोनों ने ही सीखा है। सचमुच बहुत बड़ा सबक मिला है भाभी। अब से मैं कभी भी मन में मैल लेकर चुपचाप नहीं बैठूंगी। दिल में कोई बात खटकेगी तो सीधा आकर कह दूंगी। बात को दबाकर रखने से तकलीफ पड़ती है, लेकिन बोल देने से दिल हल्का हो जाता है। निताई हमेशा कहता है, तुम जो चुप रह जाती हो उसी से उलझने बढ़ती हैं। मुंह खोलते ही आधी मुश्किल तो वैसे ही हल हो जाती है। वो बिल्कुल सच कहता है। निताई बहुत समझदार इंसान है, उसकी बात माना करो। और मैं भी अब से जो कुछ बनाऊंगी, चाहे आंधी आए या मेघ बरसे, तुम्हारा हिस्सा सबसे पहले भेजूंगी। तुम्हारे बिना मेरे बनाए पकवानों का कोई मोल नहीं। जब तुम खाकर कहती हो, भाभी क्या लाजवाब बना है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होता है। गोकुल भले ही 100 बार तारीफ करे, पर तुम्हारा एक बार कहना मेरे लिए बहुत खास है। भाभी, तुम सचमुच मेरी बड़ी बहन जैसी हो। आज के बाद ऐसी खता कभी नहीं होगी। और मैं भी कसम खाती हूँ, मैं अगर कुछ भी मीठा या अच्छा बनाऊंगी, तुम्हारा हिस्सा सबसे पहले अलग निकालूंगी। यहाँ तक कि निताई के चखने से पहले भी तुम्हारा कटोरा जाएगा। ऐसा ही होगा, क्योंकि हम दोनों अब ये अच्छी तरह जान चुकी हैं कि रिश्ते ही सबसे कीमती होते हैं। बाकी सब चीजें तो आती जाती रहती हैं। खाना तो एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता। यही तो जिंदगी की असली हकीकत है। दादी, आपको एक पुराना किस्सा सुनाता हूँ। मेरे बचपन में पिताजी पहली बार बतखें लेकर आए थे। 3 छोटे छोटे बतख के बच्चे। मैंने उनके नाम रखे थे लालू, कालू और भोलू।
मैं सारा दिन उनके पीछे पीछे घूमता रहता था। माँ डांटती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है क्या, सारा दिन बतकों के पीछे डंडा लेकर पड़ा रहता है। लेकिन पता है दादी, मैं नहीं सुनता था। पिताजी चुपके से मुस्कुरा देते थे, क्योंकि उन्हें भी बतखें पालने का बड़ा चस्का था। बस वहीं से मेरा ये बतख प्रेम शुरू हो गया। वो भोलू नाम की बतख ना सबसे ज्यादा शरारती थी। हर वक्त भाग जाती और हांफते हांफते उसे पकड़ कर लाता था मैं। गोकुल, मैं तेरे पिताजी को अच्छे से जानती थी। वो भी बत्तखें पालते थे, लेकिन उनकी बत्तखें तो इससे भी ज्यादा नटखट थीं। तालाब छोड़कर सीधे सड़क पर निकल जाती थी। पूरे गांव के लोग उन्हें पकड़ पकड़ कर वापस लाते थे। तेरे पिताजी शर्म के मारे सिर झुकाए बत्तखों को गोद में उठाकर घर लाते थे। एक बार तो उनके घर की एक बत्तख सीधे मंदिर के चबूतरे पर जाकर बैठ गई थी। पंडित जी को लगा कि कोई नया भक्त आया है। वो दिन भी कितने हसीन थे। गांव में हर कोई एक दूसरे का परिवार था, कोई किसी से पराया नहीं था। एक के घर की बत्तख दूसरे के आंगन में दाना चुगती थी, कोई बुरा नहीं मानता था। मैं उन्हीं दिनों को वापस लाना चाहता हूँ दादी। हम भी तो उसी तरह से रहने की कोशिश करते हैं। ये पड़ोसी का घर, हमारा घर, सब मिलकर एक ही तो कुनबा है। और आज जो हम सब यहाँ साथ में बैठे हैं, यही तो उस परिवार की असली तस्वीर है। गोकुल भैया, तुम्हारे पिताजी की उस बतख वाली कहानी को मैंने भी अपने बाबूजी से सुना है। पता है, मेरे बाबूजी कहते थे कि तुम्हारे पिताजी बतखों से बातें किया करते थे, बिल्कुल इंसानों की तरह, और बतखें भी गर्दन हिलाकर जवाब देती थी। ऐसे बताते थे मेरे पिताजी। अब ये सच है या सिर्फ सुनी सुनाई बातें, देखो भाई, ये तो मैं नहीं जानता, पर कहानी बहुत प्यारी है। बिल्कुल सही कहा निताई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पिताजी सचमुच उनसे बातें करते थे भाई, और तो और कभी कभार उनसे एकदम मन लगा के गप्पे लड़ा लेते थे। शायद तुमने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन दादी मैंने देखा है। यही तो देखना चाहती थी बच्चों। आज जो तुम सब यहाँ एक साथ बैठे हो, यही तो असली परिवार है। काला भुना तो बस एक जरिया था, एक पकवान था, लेकिन इस पकवान ने आज दो परिवारों को और करीब ला दिया है। यही तो जिंदगी का असली मसाला है, प्यार, भरोसा और साथ रहने की खुशी। मैं भले ही बूढ़ी हो चली हूँ, लेकिन तुम सबको इस तरह हंसते खेलते देखकर लगता है कि मेरा दिल अभी भी जवान और तरोताजा है। दादी, आप हम सबकी दादी हैं। आप जैसे बुजुर्गों की छांव है, इसलिए ये गांव इतना खूबसूरत है। आप ना होती तो हमें कौन समझाता, कौन हमें सही राह दिखाता। मैंने ऐसा क्या किया है बेटी? मैंने तो बस दो मीठे बोल बोले हैं। असली काम तो तुम लोगों ने खुद किया है। खुद बात को समझा और खुद ही गिले शिकवे मिटा लिए। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ए निताई, देखो बतखें आज कैसे चहक रही हैं। परसों रात के उस भयानक तूफान का कोई नामो निशान नहीं है इनके ऊपर। इन्हें भी शायद मालूम है कि हर तूफान के बाद सुनहरी धूप खिलती ही है। हम इंसान बेवजह इतनी फिक्र करते हैं, ये तो कुदरत के साथ जीना जानती हैं। वो देखो, बड़ी वाली सफेद बतख कैसे सीना तान कर तैर रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बिल्कुल सही कहा तुमने गोपाल भैया। ये बतखें हमें सिखाती है कि जब भी तूफान आए तो डरो मत, बल्कि एक साथ जुट जाओ, मिलकर खड़े रहो, और जैसे ही तूफान थमे फिर से जिंदगी की लहरों पर तैरने लगो। हम लोगों ने भी तो यही किया ना। थोड़ी सी गलत फहमी हुई थी लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। और देखो, कल सुबह के बाद हमारा रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। क्यों? और नहीं तो क्या, इस रिश्ते को सुधारने में उस काले भुने का भी बड़ा योगदान मानना पड़ेगा। इसे पता था कि एक मामूली पकवान इतना बड़ा कमाल कर जाएगा। अरे पहले थोड़ा सा मनमुटाव होगा और फिर वो मान मनौवल में बदलेगा और आखिर में रिश्ता और गहरा हो जाएगा। किसे पता था रे इस काले भुने ने सिर्फ हमारे पेट को नहीं भरा, बल्कि हमारे दिलों को भी आपस में जोड़ दिया। जानते हो गोकुल, मेरी माँ हमेशा कहती थी, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, खाना इंसानों के बीच मोहब्बत का धागा पिरोता है। आज उनकी वो बात सच साबित हो गई। एक काले भुने ने
दो परिवारों को हमेशा के लिए एक कर दिया। भाभी, तुम्हारी माँ बिल्कुल सच कहती थी और तुम भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। खाने में ढेर सारा प्यार मिलाती हो, वही तो इसका असली स्वाद है। घर संसार का असली स्वाद सिर्फ अकेले अच्छा खाने में नहीं है बच्चों, बल्कि आपस में बांटकर खाने के आनंद में है। जब तक तुम लोग इस तरह एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहोगे, मिल बांट कर खाओगे, तब तक इस गांव में मोहब्बत की कभी कोई कमी नहीं होगी। मैं अब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ, लेकिन तुम सबको इस तरह देखकर तसल्ली मिलती है कि इस गांव का भविष्य बहुत महफूज हाथों में है। इन बत्तखों की तरह तुम सब भी हमेशा जिंदगी के सफर में एक साथ तैरते रहो, चाहे सुख हो, दुख हो, धूप हो या छांव। और एक बात हमेशा गांठ बांध लेना, बांट कर खाने से चीजें घटती नहीं बल्कि और बढ़ती हैं। ये बात खाने पर भी लागू होती है और प्यार पर भी। दादी, आपकी सीख को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप बस इसी तरह से हमारे बीच बने रहिए। आप जैसी बुजुर्ग इस गांव की असली पूंजी हैं। रहूंगी बच्चों, जब तक उस ऊपर वाले की मर्जी होगी, और जब तक जिंदा हूँ तुम सबको इसी तरह हंसते मुस्कुराते और एक साथ देखना चाहती हूँ। दादी, आप हमारे साथ हमेशा रहेंगी, हमारे दिलों में और हमारे इस प्यारे से गांव में।